इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वर्कर आपकी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि पर्सन जो है वो एक टाइम के बाद थक जाएगा, राइट? अगर वो एक टाइम के बाद थक गया, टायर्ड हो गया, तो उसके बाद जो उसकी इफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो वापस से उसी एनर्जी के साथ वर्क या परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में टेलर ये बोलते हैं कि जब आप एक हमेशा इंटरवल जो है ना वो प्रोवाइड करना चाहिए, एक गैप या ब्रेक प्रोवाइड करना चाहिए किसको? वर्कर्स को, पहला। और दूसरा कि कितनी बार उनको इंटरवल दिया जाए, यानी कितना बार उनको गैप दिया जाए काम के बीच में, इसलिए हम पढ़ते हैं फैटिग स्टडी। क्लियर हो गई बात? मान लीजिए कि कई बार कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें काफी ज्यादा एक्सट्रीम फिजिकल वर्क होता है ना? तो ऐसे सिचुएशन में वहां फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर सकते हो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, चाहे वो 10-10 या 15-15 मिनट के लिए क्यों ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर यही समझ में आया फैटिग स्टडी में क्या होता है कि टेलर जो है, FW टेलर बोलते हैं कि आप जब तक वर्कर्स को गैप नहीं दीजिएगा, उनको रेस्ट टाइम नहीं दीजिएगा, वो स्टैमिना जो है वापस, जो उनकी एनर्जी जो लॉस हुआ है काम में, वो वापस गेन नहीं कर पाएंगे। जब गेन नहीं कर पाएंगे तो परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए फैटिग स्टडी जो है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गया अभिनव? यस। चलिए, एक और पॉइंट रह गया था टेक्निक में, और वो था डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम। अच्छा, वेज क्या होता है? देखो, दो चीज याद रखिएगा। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जब हम कोई जॉब करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, तो इन रिटर्न वी आर गेटिंग समथिंग, और दैट इज मनी, राइट? तो इसको बोलते हैं हम रेम्यूनरेशन, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम? रेम्यूनरेशन। तब रेम्यूनरेशन देने का दो तरीका होता है। एक होता है फिक्स्ड सैलरी, यानी आपके मंथ के सैलरी एक फिक्स होता है, 20,000, 30,000, 50,000, लाइक दिस, ठीक है? सो मंथली सैलरी होता है। और एक होता है डेली वेज सिस्टम, यानी आपको डेली पैसा पे किया जाएगा आपके काम के लिए। या तो वो फिक्स रहता है या तो वो फिक्स नहीं रहेगा। आपको कोई टारगेट दिया जाएगा, अगर आप टारगेट अचीव करोगे तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, अदरवाइज उससे कम मिलेगा। सैलरी में भी वही सेम चीज है, या तो फिक्स्ड होगा प्लस वेरिएबल भी सैलरी होता है, ठीक है? सो रेम्यूनरेशन इसको कहते हैं, यानी समथिंग इन रिटर्न। अब डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल या डिफरेंशियल है, इट्स नॉट ईडी। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है? टेलर कहते हैं कि सबसे, कोई भी वर्कर अगर जॉब कर रहा है, कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है, तो उसको इन रिटर्न क्या चाहिए होगा? पेमेंट, पैसा चाहिए होगा, ऑब्वियसली, फॉर लाइवलीहुड, फॉर देयर फैमिली, दे नीड अमाउंट मनी। एंड मनी इज अ मेजर रीजन फॉर मोटिवेशन। सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं मोटिवेशन का है, आप वर्कर्स को मोटिवेट कीजिए। अब चूंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना मेन एम है किसका? इंडस्ट्री का, तो यहाँ पर उनको वेज जो है ना वो फिक्स ना करके उनको दो तरीके से वेजेस को डिवाइड करना चाहिए। अब पहला क्या होगा तरीका कि आप एक टारगेट दे दीजिए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, टारगेट दे दीजिए। जो भी वर्कर्स उस टारगेट को अचीव करते हैं या उस टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उनको आप अमाउंट, हायर अमाउंट पे कीजिए, हायर वेज प्रोवाइड कीजिए। और जो लोग उस टारगेट से कम काम करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उनको आप लो वेज या फिर उससे जो हायर से कम वेज प्रोवाइड कीजिए। आई बात समझ में? यानी यहाँ पर डिफरेंस किस बेसिस पे बोला जा रहा है? टारगेट के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन आपका हाई रहेगा, उस टारगेट से ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा ही पेमेंट देना चाहिए, तब मोटिवेशन आएगा। अगर आप इमेजिन कीजिए कि दो वर्कर काम करे एक इंडस्ट्री में, एंड बोथ आर गेटिंग 500 रुपीज पर डे, क्लियर हो गई बात? लेकिन उसमें से एक पर्सन जो है वो बहुत एक्टिव है और बहुत बेटर वर्क कर रहा है, और दूसरा जो है वो थोड़ा लेजी है और वो थोड़ा कम काम कर रहा है, लेकिन बोथ आर गेटिंग सेम सैलरी। तो जो एक्टिव वाला पर्सन है ना, हो सकता है लॉन्ग टाइम में वो ये सोचेगा कि व्हेन वी बोथ आर गेटिंग सेम सैलरी, व्हाई आई विल यूज माय एफिशिएंसी, right? So for reducing this kind of conflict or stress from the mind of workers,
what the industry need to do, what the manager or supervisor need to do, they have to use the different wage system. क्लियर हो गई बात? चलिए लिखिए इसमें, राइट. That differentiates, this differentiates differential wage system में लिखिए, this differentiates efficient and inefficient workers, efficient and inefficient workers, and links LINKS, links wages and productivity, wages and productivity, यानी जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेज प्रोवाइड करना चाहिए. आगे पर समझ में? और लिंक का एक और मतलब है इसमें, इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगी. लिंक का एक और मतलब है, जैसे कई बार हो गया कि 500 प्रोडक्ट एक दिन में बनाने हैं, किसी भी को भी दे दिया 500 का टारगेट, और उस पर्सन को 500 अचीव करने पे 500 रुपीज मिल रहा है. ठीक है, जैसे उसने 10 एक्स्ट्रा बनाया 510, तो हमें क्या देना चाहिए उन्हें? 510 रुपए. जैसे उसने 520 बनाया, उनको कितना देना चाहिए? 520 रुपए. आई बात समझ में? और अगर किसी ने 500 से कम बनाया, मान लीजिए 450 बनाया, तो उसको 450 रुपीज दीजिए. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो चीज को लिंक किया जा रहा है, किसको? प्रोडक्टिविटी को, और सेकेंड वेजेस को. ठीक है, यस. This differentiate efficient and inefficient workers and links wages and productivity. The standard output per day, standard output मतलब वही जो एक हमने टारगेट फिक्स कर दिया. The standard output per day is established. The standard output per day is established, and two-piece rates are used. टू-पीस रेट समझ में आया? जो टारगेट से ज्यादा, स्टैंडर्ड से ज्यादा करेगा उसको ज्यादा देंगे, स्टैंडर्ड से नीचे उसको कम देंगे. ठीक है, सो टू-पीस रेट आर यूज्ड. आगे लिखिए, हायर फॉर दूस achieve up to, higher for those who achieve up to and more than standard output, and more than standard output, and more than standard output, up to and more than standard output. आगे लिखिए, efficient workers more than standard output, efficient workers, and lower for inefficient and slow workers, and lower for inefficient and slow workers. यानी जो स्लो वर्कर होंगे, जो काम प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, उनको क्या किया जाएगा? उनको पैसे कम देंगे, कम वेज देंगे. इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स. आगे लिखिए, thus efficient worker will be awarded, thus efficient workers will be awarded या rewarded, जो भी है, and inefficient will be motivated, and inefficient will be motivated to improve their performance, क्लियर हो गई बात? लिख लिया सबने? किसी का छूटा तो नहीं है? चलिए, कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो दो बेसिकली टाइप के वर्कर्स होंगे, जो बेटर काम करें उनको तो रिवॉर्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है एक तरीके से काम के लिए. जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम भी इतना अचीव कर लेंगे, हम भी इतना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेंगे, तो हमको भी इतना ही पैसा प्रोवाइड होगा या मिलेगा. क्लियर हो गई बात? तो जितने टाइप के टेक्निक्स हैं सारे क्लियर हो गए. मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ठीक है, साइंटिफिक और सिंप्लीफिकेशन जो है ऑफ वर्क में, ये सारे के सारे आएंगे. और एक और क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप में जो 4 फंक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन के हिसाब से. क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड
तो पहला जो फीचर या बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें लिखा है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, जो हम लोगों ने फंक्शनल फोरमैनशिप में किया था। यानी एक जगह पे प्लानिंग जो है प्लानिंग सुपरवाइजर से, और दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पर यही पॉइंट वो कह रहे हैं कि जो प्लान और जो काम करना है उन दोनों को अलग अलग बेसिकली रखिए। पहले सब कुछ प्लान कीजिए और साइंटिफिकली उसी प्लान को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि एट द टाइम कुछ सोचा और तुरंत से काम किया, वो कभी भी प्रॉपर इफिशिएंट नहीं होगा। सो वी हैव टू कीप द प्लानिंग एंड डूइंग, यानी कि प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन बोथ सेपरेट। ठीक है, पहले वर्कर्स को पता होना चाहिए कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनको उनका काम करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। उसके बाद दे हैव टू डू ऑल दोस वर्क, एंड फॉर दैट देयर इज फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर हो गई बात? तो पहला तो यही है। सेकेंड है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टडी का मतलब वही है टास्क आइडिया, यानी आपको कौन सा काम करना है, टास्क आइडिया। सेकेंड है टाइम स्टडी, यानी वही जो हम लोगों ने टाइम स्टडी में पढ़ा कि कितना टाइम पे कितना वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और किसी काम को करने में कितना टाइम सफिशिएंट है, ठीक है, यानी इतना पर्टिकुलर प्रोडक्ट है 400 यूनिट अगर प्रोडक्शन करना है मान लीजिए शूज का, तो इस 400 यूनिट के लिए अगर हम देखें तो कितना टाइम जो है वो सफिशिएंट है। तो टाइम स्टडी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन स्टडी, हम लोगों ने कर लिया है। फैटिग स्टडी कर लिया है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबरर्स, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्कर्स हैं उनको टाइम टू टाइम ब्रश अप करने, यानी कि उनको उनके स्किल को प्रॉपर से इंप्रूव करने की जरूरत है। सो वी हैव टू सेलेक्ट सम पीपल ऑलवेज, मतलब कभी कभी हम लोग को वर्कर्स को सिलेक्ट करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो टेलर ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है सिलेक्शन पे और ट्रेनिंग पे, कौन से वर्कर को रिक्रूट करे और उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे इस पे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज एनी हाउ डिपेंडेंट अपॉन द वर्कर्स, राइट। He must be physically and mentally suitable to do the work, यानी कि at the time of selection you have to choose those person who are the experienced one. Like if the person is not able to work in the industry, if you are putting उनको recruit कर लिया तो obviously they are not able to do work, है ना। तो एक्सपीरियंस पर्सन को या फिर उसके एरिया जो स्पेशलाइज्ड एरिया है उसका, उसके हिसाब से वी हैव टू चूज द पीपल। और वो पर्सन जो है फिजिकली और मेंटली, ऐसा ना हो कि वो पर्सन इंसेन हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, डिसेबिलिटी इज नॉट द थिंग, लेकिन अगर वो इंडस्ट्रियल वर्क के लिए सुटेबल नहीं है तो उसके लिए हमें उनको चूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ एडिक्वेट वेजेस टू ईच लेबरर, मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उनको मिलना चाहिए उतना उनको आप पैसा भी पे कीजिए। ठीक है, scientific allocation of task, it means like according to the functional areas, according to their specialization, we have to allocate yani distribute the works among the workers. Like if the person is good in stitching, so like they have to be there. The person is good in sticking, like this kind of work, like industries में तो इस तरीके के काम होते हैं, तो उनको उस काम में आप लगा दीजिए। So, यहाँ पर साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ टास्क का मतलब है जो हम लोगों ने प्रॉपर टेक्निक्स पढ़ा है ना, उसी को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके आपके बुक में गिवन है। तो लाइक एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, काम जिसका जो स्पेशलाइजेशन है। मान लीजिए कि कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ फाइनेंस, तो लाइक वैसे ही हम उनको काम देते हैं, वैसे ही सेम टू सेम वी हैव टू डू विद द वर्कर्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम, अभी जस्ट करवाया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Next one is arrangement of good material, यानी कि what raw material, what is the quality of the raw material you are providing for production, that matters a lot. ठीक है, हो सकता है कि आपका वर्कर बहुत इफिशिएंट हो, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा हो, बट वर्क जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसा है। तो यहाँ पर है कि वर्क इफिशियंसी जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल को या रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आगे बात समझ में, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, सो अगर क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो आपका रिजल्ट जो होगा सुपीरियर क्वालिटी का ही गुड्स भी बनेगा, सुपीरियर क्वालिटी का अगर आपका रॉ मटेरियल होगा। अगर लोअर कॉस्ट और लो क्वालिटी का होगा ऑब्वियसली, सो हमें उसी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करके उसी उतना ही रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंट। ऐसा नहीं होता हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही लो कर दें क्योंकि लोअर कॉस्ट के लिए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक?
और नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रूव्ड टूल एंड इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए कौन से होते हैं फंक्शन में, कौन से होंगे, कौन से होते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में? रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी आप टूल्स को यूज कर रहे हो, मशीनरी को यूज कर रहे हो, दैट शुड बी सूटेबल फॉर वर्क। क्लियर होगी बात? तो आई गेस ये जितने टेक्निक्स हम लोगों ने किए समझ में आ गए सबको? डन। मतलब मैंने सिर्फ बताया कि उस प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, मशीनरी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए वहां पर रिपेयर बॉस होते हैं, रिपेयर देख लेंगे कैसे चल रहा है, इंस्पेक्टर होते हैं कि कैसे काम हो रहा है। So in short we can say like for use of proper improved tool के लिए यहाँ पर इन्होंने भी और भी सुपरवाइजर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो बस मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो जितने टेक्निक्स थे सबको क्लियर हो गया। अब लिखिए व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो आई गेस बेनिफिट्स तो क्लियर हो गया होगा पहले ही, कि बहुत पहला तो है कि इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड यहाँ पर वर्कर्स आर मोटिवेटेड फॉर देयर वर्क। तो यहाँ पर कंपल्शन नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, उसको स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का तरीका है। जैसे ही आपका मेंटल पोजीशन, मेंटल पीस पे आप पहुंचोगे, वैसे ही आपका काम क्या होगा, इंप्रूव होता है। ठीक है, तो दे एम्फसाइज ऑन वर्कर्स अ लॉट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, काम को प्रॉपर्ली हम एलोकेट कर सकते हैं ना, काम जो होगा, वर्क जो होगा टाइमली फिनिश होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है जो आपको इन्हीं सब पॉइंट से पता लगेगा, लेकिन स्टिल आप कुछ लिख लीजिए व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस। पहला लिखिए एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स trained mind for achieving achieving higher degree of excellence, trained minds for achieving higher degree of excellence in all branches of shop management, यहाँ शॉप मैनेजमेंट का मतलब सबसे लोअर लेवल पे जो काम करते हैं उससे है, कि यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो बेसिकली पर्सन है उसको क्या प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ वर्कर्स को ट्रेन्ड माइंड, यानी काम कैसे करना है उनका प्रॉपरली ट्रेनिंग इनको मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, पहला चीज। और उनका जो बेसिकली दे आर एबल टू वर्क इन देयर एरिया प्रॉपरली, पहला तो ये एडवांटेज हो गया। सेकेंड लिखिए एडवांटेज, it completely revolutionize, revolution से बना revolutionize, which completely revolutionize and improve layout, routing, routing, scheduling, purchasing. It completely revolutionize and improve layout, routing, scheduling, purchasing, storekeeping. ठीक है, बस ETC लिख दो आगे, ETC। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मशीनरी का सिस्टम को इम्प्रूव किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, शेड्यूल बनाना, कब काम को इम्प्लीमेंट करना है, हर चीज का एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंप्रूव हुई बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड एडवांटेज, it aims to standardize the material here, what does it mean? Raw material, right? Standardize the material, tools, equipment, and method of work,
यानी कि काम करने के तरीकों को इम्प्रूव किया इन्होंने टूल को इम्प्रूव किया, स्टैंडर्डाइज किया, यानी क्वालिटी इम्प्रूव किया। देखो कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड लेबर्स। ठीक है, ये इनपुट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इन चारों पे ही फोकस किया किसने, FW टेलर ने, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो मटेरियल जो आप प्रोवाइड मिल रहा है, मटेरियल जो तुम दोनों क्या चल रहा है, चलिए सो यहाँ पर ये चारों चीजों पे फोकस किया गया। मटेरियल यानी रॉ मटेरियल बेटर होना चाहिए, मशीनरी बेटर होगा, स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्डाइज, इसका मतलब क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कर रही है। ठीक है, क्वालिटी, हाँ कितना मटेरियल होगा, और एक चीज और भी कि क्वालिटी क्या होगा मटेरियल का, वो भी साथ में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है, प्राइस एंड ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग भी बोल सकते हैं, हाँ कि कब कितना यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, it offers the facilities for specialization, and division of labor, facilities for specialization and division of labor sorry। तो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रहा है कि लेबर को हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। कुछ छूट गया बेटा, रह गया कुछ, तो लेबर को हम अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन डिवाइड करेंगे, तो अपने अपने काम में वही एक्सपर्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके अब आप लिखे नेक्स्ट पॉइंट, इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस मेंटल रिवॉल्यूशन। अच्छा, मेंटल रिवॉल्यूशन तुम लोगों ने किया है कि नहीं? मेंटल रिवॉल्यूशन, देखो क्या होता है कि हम लोग जो है ना, हम लोग के पास आइडियाज और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होता है। एवरीवन इज क्रिएटिव पीपल, ठीक है। तो जो क्रिएटिविटी को, जब हम वर्कर हैं, हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं एंड हमें लगता है कि हम कुछ अपने काम को बेटर कर सकते हैं और ये इसका तरीका हो सकता है। स्मार्ट वर्क सुना होगा आप लोगों ने बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स आर यूजिंग स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो होता नहीं है, दे आर यूजिंग स्मार्ट वर्क। सो यहाँ पर जो टेक्निक्स और आइडिया अगर किसी भी लेबर या वर्कर के दिमाग में आता है, तो दे आर इजिली एबल टू कम्युनिकेट इट विद द, अपने सीनियर से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं। सो मेंटल रिवॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि FW टेलर कहते हैं कि हर एक पर्सन क्रिएटिव है, हर एक वर्कर के पास कुछ ना कुछ नया आइडिया हो सकता है, अपने दिमाग को वो यूज कर सकते हैं, मेंटली मतलब बोल सकते हैं ना, क्रिएटिविटी कुछ ला सकते हैं कि अपने काम को हम कैसे बेटर करें। तो इसी को कहते हैं हम मेंटल रिवॉल्यूशन। आई बात समझ में? जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी एक वर्ड है जो इसी से आया है, कि जैसे आपको एक रूम दे दिया गया, वहां पर 10 लोगों को बैठा दिया गया और एक टॉपिक दे दिया गया, इस टॉपिक या कोई आइडिया जनरेट कीजिए, हमें एक नया बिजनेस शुरू करना है, कौन आइडिया जनरेट करेगा। सो दिस इज कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो मेंटल रिवॉल्यूशन, यस, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज रिलेटेड विद द मेंटल रिवॉल्यूशन। पहले इस पॉइंट को लिखिए, फिर मेंटल रिवॉल्यूशन भी लिखवाऊंगी। चलिए, समझ आया क्या बताया मैंने मेंटल रिवॉल्यूशन? यहाँ इसको क्रिएटिवली यूज करना दिमाग, ठीक है। चलिए, it seeks to introduce mental revolution in the ideas of both the employer कौन होता है? जो जॉब देता है, प्रोवाइड करता है। It seeks to introduce a mental revolution in the ideas of both employer and employee and assure cooperation of the labor force, हाँ, assures cooperation and labor force। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आप जो भी वर्कर्स जो भी हैं, वो अपने आइडियाज को भी बिकॉज ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन वो यूज कर सकते हैं अपने आइडिया को, और आइडिया जनरेट दोनों को ही कर सकता है, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। अब एक ब्रैकेट बनाइए और उसमें लिखिए मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। सो लिखिए, मेंटल रिवॉल्यूशन इज अ चेंज इन थिंकिंग, आपकी सोच में बदलाव लाने का तरीका, आपको क्रिएटिव बनाने का तरीका। मेंटल रिवॉल्यूशन इज अ चेंज इन थिंकिंग
बोथ ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ कौन होगा, ज्यादातर एम्प्लॉयर्स, बोथ ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली बेसिकली वो परफॉर्म करें, यही मेन इसका रीजन है मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक एटीट्यूड को बदलना, दिमाग बोलते हैं ना, एटीट्यूड बदलना, क्रिएटिव बनना, थिंकिंग पॉजिटिव कन्वर्ट करना, तो ये ऑल दी थिंग्स कम्स अंडर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बेसिकली इस मैटर मेंटल रिवॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट लिखिए एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज, कितना एडवांटेज लिखवाया? 5 ना, बस एक और लिखो, काफी है। आई थिंक 5 6 आर मोर देन एनफ। लिखिए, it seeks to reduction in the cost of production. It seeks to reduction in the cost of production through increased output. जितना ज्यादा आउटपुट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा पर प्रोडक्ट कॉस्ट लो होता है, पता होगा आप लोगों को। सो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, यानी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो रहा है बाय इंक्रीज आउटपुट। जितना हम ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट कम होता जाएगा। अब पर यूनिट कॉस्ट अगर प्रोडक्ट का कम हो रहा है तो ऑब्वियसली सेल जब करोगे तब भी तो कम ही रेट में बेचोगे ना। चलिए आगे, this would help the organization, इसी में लिखिए, this would help the organization to complete on a better footing and thereby enlarging the market. इसका मतलब क्या हुआ, समझ आया कि बेसिकली हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा उतना ज्यादा पर प्रोडक्ट कॉस्ट लो होगा। और जब क्या हो रहा है, पर प्रोडक्ट कॉस्ट अगर लो हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा सेल होगा। वंस द प्रोडक्ट विल बी स्टार्ट इंक्रीज हो जाएगा सेल, वैसे एक्सपेंशन भी आपके इंडस्ट्री का होना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आ गया? सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, पहला है एडवांटेजेस की रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट लो वैसे इफिशियंसी इंक्रीज। सेकेंड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एग्जैक्टली प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तभी तो पर कॉस्ट प्रोडक्ट लो हो रहा है प्राइस। नेक्स्ट है आपका लेबर कैपिटल रिलेशन इंप्रूव होगा, यानी जितना आपने कैपिटल लगाया, अगर लेबर दे आर यूजिंग इट प्रॉपर्ली, दे आर यूजिंग द रॉ मटेरियल इफिशिएंटली, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव द इफेक्टिव और इफिशिएंट रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंप्रूव बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड प्रायर, इंप्लीमेंटेशन से पहले प्लान रहेगा, तो ऐसे केस में आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्शन का वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। रॉ मटेरियल हम गुड क्वालिटी का यूज करेंगे, बेस्ट इक्विपमेंट हम यूज करेंगे, हर चीज रेडी होगा वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इनकम। अब यहाँ इनकम इंक्रीज कैसे होगा, कॉस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेवेन्यू तो इंक्रीज ही होगा ना, पैसा कम ज्यादा कमाएंगे, इनकम ज्यादा होगा हमारा। अब यहाँ पर और क्या होगा आपका, बस काफी है, इतना ही गिवन है। एडवांटेजेस, ये सारे एडवांटेजेस जो है यहाँ पर दो तरीके से, कुछ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर के लिए, कुछ लेबर्स के लिए। तो प्रोड्यूसर्स को तो समझ ही आ गया, इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम होगा, टाइम आपका सेव होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज होगा, सारे काम बेटर तरीके से होंगे, कोई एरर और मिस्टेक्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सारे फायदे तो प्रोड्यूसर्स को या फिर बोल सकते हैं मैनेजर्स को होगा। ठीक है, सुपरवाइजर्स मैनेजर्स को होगा। लेबर को क्या फायदा होगा इससे, पहले तो वेजेस इनके इंक्रीज हो जाएंगे, वेजेस इंक्रीज होगा क्योंकि डिफरेंशियल वेज सिस्टम को यूज करेंगे हम, तो वेजेस इंक्रीज हो जाएगा, पैसा बढ़ गया तो लेबर को फायदा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम इंक्रीज होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, नाउ वी आर एबल टू परचेज दूस प्रोडक्ट एज वेल जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पहले, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगा। ठीक है,
इफिशियंसी बढ़ जाएगा, मतलब लेबर्स किस तरीके से काम और ट्रेनिंग मिलेगा, स्किल मिलेगा, तो उनका जो इफिशियंसी इंक्रीज होगा, तो वो एक इंडस्ट्री के अगर वो दूसरी इंडस्ट्री में भी कल को मूव करेंगे तो दे आर इजिली एबल टू डू देयर वर्क। क्लियर हो गई बात? सो ये सारे फायदे किसको थे? लेबर्स को, यानी वर्कर्स को। साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ वर्क होगा तो आपके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आप काम करोगे, तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे काम करने के लिए। हेल्थ और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। फैटिग स्टडी के अंडर में यही पढ़ा था ना, प्रॉपर इंटरवल्स मिलेगा तो उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि कभी भी वर्कर को हमें एनवायरनमेंट कैसा देना है, वहां पर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज वगैरह, रेस्ट रूम्स वगैरह भी उनको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ नहीं कि ये सब भी हमें क्या मिलेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें इन लेबर्स को इतने फायदे होंगे। क्लियर हो गई बात? एडवांटेजेस टू लेबर्स एंड एडवांटेजेस टू द प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बहुत सारे फायदे हैं, बट कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट बिफोर दैट, who is going to tell me the name of the techniques which is used under the scientific management? Offline class. हाँ, और डिफरेंशियल फीस हो गया। वेरी गुड। चलिए, who is going to explain the functional foremanship? प्रत्यय। मतलब फंक्शनल फोरेंसिक में मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में बांटा गया है वर्कर मैनेजर को। तो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 टाइप मैनेजर तो सुपरवाइजर्स होंगे इसके अंदर में, ठीक है। फंक्शनल फोरमैन जो होंगे सुपरवाइजर्स ही होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोडक्शन में आ जाएंगे ये, एक मिनट रुकने जरा। मतलब प्लानिंग में 4 टाइप है, मतलब उसमें आ जाएंगे से स्पीड बॉस, गैंग बॉस, कौन है इंस्पेक्टर, और प्लानिंग में है, प्लानिंग में प्रोडक्शन में आ जाएंगे। प्रोडक्शन में 4 टाइप के स्पीड बॉस, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर और रिपेयर बॉस। और प्लानिंग में आ जाएंगे ये डिसिप्लिनरियन और रूट क्लर्क है। हाँ, और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और इंस्ट्रक्शन क्लर्क। तो ये 4 और इनको मैम एक्सप्लेन कर देना है आपको। इंस्पेक्टर का काम है कि कोई प्रोडक्ट बन गया तो उसको ओके टेस्ट करना, ये सब इन लोगों का काम है। second is product. Planning is divided into 4 parts. That is instruction, instruction boss, and second is root boss, third is time boss, and fourth is disciplinary, time and cost clerk. हाँ, next one. And second product is divided into 4 parts. That is speed boss, repair boss, gang boss, and last is inspector. Very good. चलिए,